हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल एके लर्निंग एकेडमी में। तो देखिए, आज मैं समझाने वाला हूं आपको कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से मैसे को कैसे ज्ञात करते हैं। ऐसे सवाल बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार मालूम किए गए हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन मतलब उत्तर को लिखते हैं। और देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि में क्या करते हैं, हम भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल का प्रयोग, मतलब ये एक प्रमेय होती है जिसके प्रयोग से हम इसको फाइंड करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, मैं पहले भाग को सॉल्यूशन करता हूँ। देखिए इसमें क्या दे रखा है, 135 और 225 का हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो मुझे क्या करना है, इसको भाज्य बराबर। देखिए सबसे पहले हम इन दोनों में बड़ी संख्या को देखते हैं कि हमारी बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ी संख्या हमारे पास में 135 और 225 में 225 है। देखिए क्या छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या को पहले भाग करते हैं। सही है, ये कितनी बार जाएगा, 135 ही कम 135, दो बार में 270 होगा, तो इसलिए एक बार में ही जाएगा 135। देखिए ऊपर वाली संख्या में से पहले नीचे वाली संख्या को घटाते हैं, फिर यहाँ दो में से तीन नहीं घट सकता तो एक कैरी लेंगे, मतलब हासिल, और 12 में से तीन गया तो 9 बचता है। फिर हम इसको भाजक बनाकर और जिस पहली संख्या से हमने भाग करी थी उसको भाज्य बना देते हैं। फिर हम 135 को भाग करेंगे तो ये 90 में एक बार ही जाएगा। और देखिए क्या है, फिर वह शेषफल कितना बचता है, यहाँ 5 तो 5 बचेगा और 13 में से 9 गए तो 4 बचेगा। फिर हम क्या करते हैं, 90 को भाज्य बना देते हैं और 45 से दो बार कट जाएगा, मतलब हमारे पास में यहाँ 0 शेषफल बचेगा। देखिए इसी भागफल को हम करते क्या है, इस भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के रूप में लिखते हैं। देखिए सबसे पहले हमने किया क्या है, सबसे पहले भाज्य हमने किसको माना, 225 को। 225 को भाज्य माना और भाजक हमने किसको माना, 135 को। 135 में फिर भागफल कितनी बार गया था हमारा, एक बार, और प्लस शेष बचा था हमारा 0। देखिए यहाँ शेषफल 0 नहीं हुआ तो दूसरी बार हमने क्या भाज्य किसको माना, देखिए यहाँ 135 को, तो 135 को फिर से हमने भाज्य माना। तो भाजक हमने किसको माना, है शेषफल जो हमारे पास में था, और उसको भी फिर भागफल कितनी बार गया, एक बार गया। फिर हमारे पास में यहाँ शेषफल 45 बचता है। फिर तीसरी बार में भी, मतलब दूसरी बार में भी यहाँ हमारे पास में शेषफल शून्य नहीं हुआ। जब शून्य नहीं हुआ तो इसके बाद में फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम भाज्य बराबर भाजक, इस बार हमारे पास में क्या है 45, कितनी बार में गया, दो बार में, और प्लस शून्य। यहाँ हमारे पास में देखिए क्या हुआ था, शेषफल शून्य हो गया था। इसलिए हमारे पास में देखिए किस संख्या से, 45 से लास्ट वाली 90 जो है हमारा पूरा पूरा कटा था, इसलिए इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वो 45 होगा, मतलब 45 होगा। देखिए इस विधि से सबसे पहले आप क्या करें, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग कर लें और एक बार पूर्णतः जब तक शेषफल शून्य न आ जाए तब तक करते रहे। फिर उसको भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के रूप में लिखते चले जाएं, और सबसे लास्ट में जिस संख्या से पूरी पूरी संख्या कट जाएगी वही हमारा में से होगा। ऐसे देखिए दूसरा सवाल है, इसी का दूसरा भाग है। दूसरे भाग में देखें क्या है, दूसरे भाग में देखें एक बार आप, क्या दे रखा हमको, 426 और कितना है हमारे पास में, 576। तो फिर से क्या करता हूँ मैं, 426 को से 576 को भाग करता हूँ, और इस कितनी बार जाएगा, एक बार ही जाएगा ये। तो कितना आया, 426। फिर मैं घटाता हूँ, इसमें 6 में 6 गया, 0 बचता है, और 7 में 2 गया, 5 बचता है। फिर यहाँ घटाता हूँ तो 1 बचता है, यानी कि फिर से हमने भाजक किसको बना दिया, 150 को, और भाज्य हमारा क्या है, 426 है। और देखिए 150 से कितनी बार कटेगा ये, देखिए चार, दो बार कट जाएगा, क्योंकि 15 45 होते हैं, और जो अधिक होगा तो 150 दूनी 300। फिर से घटाता हूँ मैं इसको, 6 बचता है, 2 बचता है, और 1 बचता है। फिर से मैं इसको दोबारा क्या मानता हूँ, भाजक मानता हूँ, और भाज्य फिर से हम उसको 150 को मान लेंगे, और ये एक बार भाग जाएगा 126 की। तो देखिए कितना बचता है हमारे पास में शेषफल, यहाँ से कितना 4 बचता है, और यहाँ 4 में से 2 गया, 2 बचता है। तो ये 24 हुआ। मैं इस 24 को फिर 24 से यहाँ इधर भाग करके दिखाता हूँ, उधर जगह नहीं बची। 24 फिर हम किसको, 126 को मानते हैं भाज्य।
तो 24 से कितनी बार में कट जाएगा, कितनी बार जाएगा देखिए, 24 पंजे कितने होते हैं, 120, 24 पंजे 120, 5 बार गया तो 6 शेष बचता है। फिर 6 से क्या करता हूँ मैं, 24 को काट देता हूँ। 6 से कितनी बार में घटेगा ये 24, 4 बार में, और मेरे पास में शेषफल शून्य बचता है। तो फिर देखिए मैं क्या करता हूँ, इसी को भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के रूप में ही लिखता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हमने भाज्य किसको माना था, 576 को, और पहला भाजक किसको माना, 426 को। कितनी बार गया, एक बार, भागफल, और शेषफल हमारे पास में 150 बचा था। सही है, पहली कंडीशन पूरी हुई। पहली कंडीशन में हमारे पास शेषफल शून्य नहीं बचा, तो फिर हमने दोबारा क्या करा, दोबारा किसको माना हमने, भाज्य 426 को, और हमारे पास में भागफल कितना था, 150, मतलब भाजक कितना था, 150। कितनी बार गया, 2 बार। फिर से यहाँ कितना देखिए, शेषफल कितना बचा था हमारे पास में, 126 बचा था। फिर से हमने क्या करा, 150 को फिर से हमने क्या माना, भाज्य, और भाजक हमने किसको माना था, 126 को। जो एक बार भाग करने पे शेषफल दिया उसने कितना हमारे पास में, 24, 24 शेषफल। फिर हमने क्या करा, 126 को भाज्य माना और 24 को भाजक माना। 24 से 5 बार भागफल जाने के बाद में हमारे पास में 6 शेष बचता है, लेकिन चार चौथे प्रोसेस में भी शून्य नहीं हुआ। तो फिर से हमने क्या माना, 24 को भाज्य माना था, और इसको भाजक किसको माना था हमने, 6 को, और 6 से कितनी बार कटा था, 4 बार। फिर लास्ट में हमारे पास में शेषफल शून्य बचा था। इसलिए देखिए जब शेषफल शून्य बचता है तो वहीं पे हम रुक जाते हैं, क्योंकि वह संख्या हमारी पूरी पूरी कट जाती है। इसलिए इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा, जो ये संख्याएं थी एचसीएफ कितना आएगा, कितना अच्छे है। तो देखिए इस प्रकार के आपको, इस प्रकार के जिस प्रकार के सवाल दिए हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि के प्रयोग के, इस प्रकार के आप सवाल कर सकते हैं। इसी आधार पर सबसे पहले क्या करें, आप सवाल को आसान बनाने के लिए आप भाग कर लें। भाग करने के बाद में भागफल और शेषफल के रूप में आप लिखते चलिए। ठीक है दोस्तों, दूसरे तरीके का हमारा सवाल है क्या कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्न परिमेय संख्याओं में दशमलव प्रसार शांत होंगे या अशांत आवृत्ति होंगे। सही है, इसको देखिए करते क्या है, पहले शांत और अशांत आवृत्ति को समझ लेते हैं। समझना क्या है, सबसे पहले देखिए शांत आवृत्ति कौन से होते हैं। यदि हमारा परिमेय संख्या का जो हर है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का अगर होता है, तो ये समझ लेना कि हमारा दशमलव प्रसार शांत होगा। और देखिए अशांत में क्या है, यदि परिमेय संख्या का हर जो है 2 की पावर 5, 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का नहीं होगा, तो समझ लेना हमारा जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत होगा। सही है, देखिए इस पे आधारित सवाल है कुछ। देखिए पहला सवाल है हमारे पास में क्या, 13/31/25, 13/31/25। तो सबसे पहले मैं 31/25 के फैक्टर करता हूँ, क्योंकि मुझे तो हर से मतलब है। देखिए किससे कटेगा, ये 5 से कटेगा। 5 से कितनी बार कटेगा, ये 5 छंग 30, एक बचा होगा तो ये 12 हुआ, 5 दूनी 10, फिर 2 बचता है, 5 पंजे 25। फिर ये 5 से कटेगा, 5 ही कम 5, फिर एक बचा होगा यहाँ तो ये 2 मिल के 12 हुआ, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। फिर 5 से कटता है, 5 दूनी 10, दो बचता है, 5 पंजे 25। फिर ये 5 से कटता है, 5 से 5 बार, 5 पंजे 25। फिर 5 से कटता है ये एक बार। सही है, इसका मतलब देखिए क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास में, हमें तो हर से मतलब है, क्योंकि देखिए हर हमारे पास में कैसा आया है, हर आया हमारे पास में 1 2 3 4 5, यानी कि 5 की पावर 5 आया। हमारे पास में 2 की पावर नहीं है, तो इसमें हम करते क्या है, देखिए 2 की पावर को हम मतलब क्या, 2 की पावर 0 मानकर गुणा कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होगी तो उसकी वैल्यू 1 होती है। यानी कि इसका हर जो है हमारा, इसका हर जो है हमारा, वही देखिए 2 की पावर m बराबर 0 है, और 5 की पावर n बराबर 5 है। यानी कि हर हमारा क्या है, परिमेय संख्या का, परिमेय संख्या का हर, संख्या का हर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का है, रूप का है। क्या होगा, यह दशमलव प्रसार, यह दशमलव प्रसार मतलब यह क्या, इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव
प्रसार कैसा होगा? शांत होगा, शांत होगा। सही है। मतलब यदि हमारा जो हर है वो 2 की पावर और 5 की पावर का है तो समझ लेना कि हमारा जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। इसके बाद में देखिए एक और सवाल है इसका अगला। देखिए कौन सा, एक मैं तीसरा भाग करता हूँ, दूसरा भी करूंगा मैं। पहले आपको अशांत के बारे में बता देता हूँ। जैसे 7 बटे हमारे पास में 30 है, तो क्योंकि हमें तो हर से मतलब है, हर से मतलब है तो इसका मतलब हम हर के फैक्टर करेंगे। देखिए 2 से कितनी बार कटेगा? ये 2 ही कम 2 और 2 पंजे 10, क्योंकि एक बचा होगा यहाँ। फिर ये 3 से कटता है, 3 पंजे 15, और ये 5 से कटता है एक बार। सही है। यानी कि देखिए हमारे पास में क्या हुआ, हमारे पास में जो हर आया है वो 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर भी 1 ही आया है। देखिए इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि हर जो है हमारा, हर 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। तो इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। कैसा होगा? अशांत होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास में जो हर है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n का नहीं, उसमें 3 की पावर भी इंक्लूड हुई, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। सही है। मतलब शांत और अशांत प्रसार के लिए हमें केवल हर से मतलब होता है। यदि हर हमारा 2 की पावर m और 5 की, मतलब 2 की पावर कुछ भी हो, m बराबर 1 2 3 4 5 हो सकता है, ऐसे ही n बराबर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। यदि इसके स्वरूप का है तो दशमलव दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमारा शांत होगा। और यदि इसके प्रकार का, इस प्रकार का नहीं है, अलग प्रकार का है, 2 और 5 के रूप का नहीं है, तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। सही है। तो इस प्रकार के जितने भी सवाल हों आप इसी मेथड से करना। देखिए दोस्तों, इस प्रकार का सवाल काफी बार बोर्ड एग्जाम में मालूम किया गया है। क्या? कि सिद्ध करो कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि इस प्रकार का सवाल हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है। तो देखिए इसको करते क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। इस ऐसे सवाल को हम क्या करते हैं, ऐसे सवाल को हम परिमेय मान के हल करते हैं। तो सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन में क्या कि मैं मान लूंगा इसे कि माना वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। मतलब इस संख्या को हम क्या मान के करते हैं? परिमेय संख्या है। अब देखिए जब हम किसी को परिमेय संख्या मानते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो अंश बटे हर के रूप की हो जाती है। तो मैं इसको p अपॉन q के रूप में मान लूंगा, और जबकि हमारा हर जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि हमारा हर 0 के बराबर होगा तो इसका मतलब वो परिमेय संख्या नहीं होगी। अब देखिए सबसे पहले क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं ये करता हूँ क्या कि हमें जो ये दिया गया है इसका पहले मैं क्या करूंगा भाई, दोनों ओर वर्ग करूंगा। दोनों ओर क्यों? क्योंकि हमारे पास में देखिए अगर ये हर, पहली बात तो ये है कि यदि ये हर हमारा 0 हुआ तो ये परिमेय संख्या होगी नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, दोनों ओर का वर्ग करूंगा। दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों ओर वर्ग करते हैं। वर्गमूल 3 का वर्ग किया मैंने, और यहाँ p बटे q का भी वर्ग कर दिया। देखिए वर्गमूल 3 का वर्ग होता है 3, और p का p स्क्वायर और q का q स्क्वायर। सही है। यानी कि हमारे पास में देखिए क्या है, फिर क्या करता हूँ, देखिए मैं इसमें करता ये हूँ कि क्या करूंगा, मैं इसको इधर लाऊंगा। यानी कि देखिए p स्क्वायर बराबर हमारे पास में कितना होगा, p स्क्वायर बराबर कितना होगा, 3q स्क्वायर। यानी कि अगर मैं ये मान लूँ क्या कि ये देखिए गुणन गुणा में है तो बराबर के इस ओर कैसे आएगा, यानी कि क्यू स्क्वायर बराबर हमारे पास में देखिए कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर बटे 3, पी स्क्वायर बटे 3। यानी कि हमें ये पता चल गया कि हमारा ये जो पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर किससे है, पी स्क्वायर जो है हमारा वो 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। यानी कि हमारे पास में क्या है कि ये जो हमने जो परिमेय संख्या मानी थी एक, वो हमारी 3 से विभाज्य है। तो इसका मतलब क्या है कि p भी, मतलब अगर वर्ग ना करें हम संख्या का, कि p भी 3 से विभाजित होगा।
क्योंकि जब हमारा स्क्वायर विभाज्य है तो पी भी क्या होगा हमारा 3 से विभाज्य जरूर होगा भाई। सही है। अब हम करते क्या है, एक नए वेरिएबल को मानते हैं। सही है। पुनः क्या करते हैं हम, पुनः जो है हम एक नए वेरिएबल को मानते हैं। क्या मानते हैं कि हम जो इस बार जो है नए वेरिएबल में हमें करना क्या है, क्या कि हम इसकी जगह पे, किसकी जगह पे, पी बराबर में क्या रखूंगा, देखिए पी बराबर में मान लूंगा, पी बराबर हमारे पास में मान लूंगा क्या, पी क्यू आर की श्रृंखला मानते हैं, क्योंकि हमारे पास में वर्गमूल 3 है। तो पी बराबर मान लूंगा मैं कि पुनः माना पी बराबर 3R। और चूंकि देखिए ये समीकरण मेरे पास में दे रखी है, तो पी की जगह पे मैं इस वाली इसमें समीकरण इसको बता सकता हूँ मैं एक चाहे तो, पी बराबर कितना, समीकरण एक इसको बताए या इसको बताए, तो देखिए वहां कितना होगा, पी की जगह पे 3R का वर्ग और बराबर 3Q², यानी कि 3 का वर्ग कितना होता है 9 और R का R²। और देखिए ये कितना आ गया 3Q²। देखिए 3 से 3 कम 3, और ये कितनी बार कटता है 3 या 9, यानी कि मैं 3 को जब इसके हर में ले जाऊंगा, यानी कि नए वेरिएबल को मानने पे क्या है, देखिए Q²/3, यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो Q² है, Q² जो है हमारा, ये भी किससे 3 से विभाज्य है, किससे 3 से विभाज्य है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा क्यू भी 3 से विभाज्य होगा, यानी कि जब ये स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो हमारे पास में जो नॉर्मल संख्या होगी क्यू की, वो भी 3 से विभाजित जरूर होनी चाहिए। सही है। इसका मतलब हमें क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है पी और क्यू में, पी कोमा क्यू में केवल केवल एक केवल एक गुणनखंड, सह अभाज्य गुणनखंड, ऐसे मान ले कि सह अभाज्य गुणनखंड 3 है, यानी कि दोनों में हमें क्या मिला कि पी को भी और क्यू को भी हमारा 3 जो है विभाजित कर देता है। सही है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा पी भी और क्यू भी 3 से विभाजित हो रहा है, लेकिन क्या है देखिए हमने क्या कर रखा है, समीकरण इससे भी मतलब इससे ये वाली हम इसको 2 बता दें, समीकरण इसको एक, इसको और इसको बात एक बता दें, तो सबसे पहले क्या होगा देखिए, ये देखिए समीकरण 1 ये और समीकरण 2 को देखें, इन दोनों समीकरणों से हमें ये पता चलता है कि हमने प्रारंभ में इनको परिमेय संख्या वर्गमूल 3 को परिमेय संख्या मान के हल किया था, लेकिन इन दोनों समीकरणों से देखिए हमें क्या पता चलता है कि ये हमारी कल्पना गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे पास में ऐसा है कि केवल एक ही अभाज्य गुणनखंड मिल रहा है, तो इसमें क्या लिख देंगे, ये है विरोधाभास। विरोधाभास मतलब हमने जो कल्पना की है कि ये विरोधाभास उत्पन्न करते हैं, इसलिए इसलिए वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। सही है। यानी कि ये हमारे पास में क्या कर रहे हैं, विरोधाभास कर रहे हैं। तो देखिए इस प्रकार के सवाल को आपको इसी प्रकार से करना है। कैसे करना है, सबसे पहले आपको उसको परिमेय संख्या के बराबर मान लेना है, जबकि हर को नॉट इक्वल टू 0 करना है, फिर दोनों ओर का वर्ग कर लेना है। दोनों ओर का वर्ग करने के बाद में हमें क्या करना है, एक संख्या को क्रॉस मल्टीप्लाई करके दूसरे के बटे में पहुंचा देना है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमने जो संख्या मानी थी वो उस संख्या से विभाजित होगी, उसका वर्ग भी विभाजित है तो वो संख्या भी विभाजित होगी। इसलिए देखिए क्या है, हमने फिर एक नए वेरिएबल को मान लिया, पी क्यू आर की श्रृंखला थी, जैसे या तो हम एबीसी की श्रृंखला भी मान सकते हैं या पी क्यू आर की मान सकते हैं। सही है। तो हमने आर को माना, आर को मानने के बाद में फिर पहली समीकरण में रख लिया हमने इसको, फिर हमें यहाँ पता चला कि जब पी था, क्योंकि पी क्यू हमने माना था, पी भी विभाज्य 3 से था, क्यू भी विभाज्य 3 से था, दोनों ही हमारे 3 से विभाजित हुए। सही है। और इनमें एक सह अभाज्य गुणनखंड मिल गया, जबकि हमने सह अभाज्य प्रारंभ में पी और क्यू को माना था, तो हमें देखिए क्या है, 3 एक अभाज्य गुणनखंड मिला है, और ये क्या करता है, हमें विरोधाभास उत्पन्न करता है, मतलब हमारी कल्पना गलत है। तो इसलिए जो ये है पर वर्गमूल 3 जो है एक अपरिमेय संख्या होगी।
आपको इस प्रकार से सवाल करने हैं। और देखिए क्या है, वर्गमूल 3 की जगह पे मैं बता दूं आपको, वर्गमूल 3 की जगह पे आपको वर्गमूल 5 से करना है, वर्गमूल 2 से करना है। यानी कि ये इसके दो इसी तथ्य पर आधारित आपको ये वर्गमूल 5, वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3 ये सवाल काफी बार हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम में मालूम किए गए हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रकार का सवाल मतलब संख्या 0.6666 मतलब ये काफी बार अनंत तक दिखा रखी है, को हमें पी अपॉन क्यू के रूप में प्रदर्शित करना है। सही है, हमसे ये कहा गया है कि हम इसको पी अपॉन क्यू के रूप में प्रदर्शित करें। तो देखिए इसका सॉल्यूशन किस प्रकार करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखें आप। सही है, कैसे, सबसे पहले तो हम इस दी गई संख्या को किसी के बराबर मान लेते हैं। तो हमें 0.666 दिया गया था और इसको मैं समीकरण नंबर 1 मानता हूं। अब मुझे करना क्या है, देखिए दूसरे स्टेप में समीकरण 1 के दोनों मतलब इस समीकरण में दोनों ओर मैं क्या करता हूं 10 से गुणा करने पर, यानी कि मैं क्या करता हूं दोनों ओर 10 से गुणा करता हूं। तो दोनों ओर 10 से गुणा करने पर जब मैं इसकी 10 से गुणा करूंगा तो ये 10x बनेगा, और जब मैं इसकी 10 से गुणा करूंगा तो देखिए 0.666 मतलब ये डॉटेड है बार बार, और इसकी मैं गुणा किससे करता हूं 10 से, यानी कि 10 से गुणा करने पे एक अंक पॉइंट दाईं ओर आ जाएगा। देखिए 10x बराबर किसके होगा, 6.666 और डॉट डॉट डॉट। सही है, यानी कि हमारे पास में एक दूसरे समीकरण बन गई ये 10 से गुणा करने पर। अब देखिए इस वाली समीकरण में से मैं पहली समीकरण को घटाता हूं क्या, तो क्या लिख दूंगा मैं, दो में से समीकरण 2 में से समीकरण एक घटाने पर, एक घटाने पर, यानी कि समीकरण 2 में से, तो देखिए क्या करता हूं मैं 10x में से इस वाले x को घटाऊंगा और इधर क्या करूंगा मैं 6.666 डॉट डॉट माइनस में से 0.666 और डॉट डॉट को घटाऊंगा। सबसे पहले देखिए 10x में से 1x घटेगा तो कितना बचेगा हमारे पास में, 10x में से 1x घटता है तो 9x बचता है। और यहाँ देखिए 6.66666 में से 0.666 मतलब यहाँ से इधर के बाद की संख्या घट जाएगी तो कितना बचेगा हमारे पास में, ये 6 बचेगा। अब ये गुणा में है तो दूसरी ओर किस में जाएगा, ये भाग में जाएगा, दूसरी ओर कहीं में जाएगा, भाग में जाएगा। तो देखिए ये हमारे पास में दी गई संख्या पी अपॉन क्यू के रूप में आ गई। चाहे तो आप इसको काट भी सकते हैं, 6/9 को 3 से काट लेंगे, और नहीं काटते तो हमें तो बस यही बताना है कि पी अपॉन क्यू के रूप में दर्शाइए। तो ये दी गई संख्या जो है हमारी पी अपॉन क्यू के रूप की है। देखिए इसको पी और इसको क्यू मान लें, और चाहे तो आप इसको काट भी सकते हो इस प्रकार से, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो यहाँ x बराबर कितना आ जाएगा, 2/3। वैसे काटने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसको भी हम पी अपॉन क्यू के रूप में बता सकते हैं। सही है, तो ये चाहे तो आप पहली संख्या तक उत्तर देख के आ सकते हैं और चाहे आप दूसरी संख्या तक, यानी कि 6/9 भी करते तो भी सही था, और 2/3 है तो भी सही होगा। सही है, तो इस प्रकार के सवाल को ऐसे ही करना है। सबसे पहले x के बराबर मान लेना है, फिर दोनों ओर 10 से गुणा करनी है, और 10 से गुणा करने के बाद में दूसरी समीकरण में से पहली समीकरण को घटा लेना है, तो जिससे हमें पी अपॉन क्यू का स्वरूप मिल जाएगा। सही है, देखिए दोस्तों इस प्रकार का सवाल भी काफी बार मालूम किए गए हैं। इस प्रकार के सवाल में हमें क्या कहा गया है, यदि देखिए दो संख्याओं का HCF जो है 18 दिया हो तो हमें LCM को फाइंड करना है। यानी कि HCF हमें दिया होगा या LCM दिया होगा, HCF फाइंड करा लेगा। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में से को, और या LCM को ज्ञात करा लेगा। सही है, तो देखिए इस सवाल को हम करते कैसे हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले तो एक फॉर्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणन बराबर होता है, दो संख्याओं का गुणन बराबर होता है HCF गुणा LCM के। सही है, HCF गुणा LCM के, यानी कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है हमारा वो में से और लैसे के गुणनफल के बराबर होता। अब देखिए हमारे पास में दो संख्याएं हैं क्या, 306 और 1314 है, और जिसका HCF भी हमें दे रखा है 18।
हमको फाइंड क्या करना है, एलसीएम। तो देखिए दो संख्या हमारे पास में है क्या, 306 गुणा 13 14, मतलब 1314। एचसीएफ हमको दे रखा है, कितना दे रखा, 18 दे रखा है, और हमको एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम। तो एलसीएम देखिए कैसे, यानी कि ये संख्या हमारी गुणा में है तो दूसरी ओर किस में चली जाएगी, हमको एलसीएम फाइंड करना है। तो कितना देखिए 306 गुणा 1314 बटे 18 भाग में आ जाएगा दूसरी ओर। अब देखिए 18 से हम मतलब इस संख्या को काट लेते हैं हम 3 से। देखिए 3 से कितनी बार कटेगा, 3 छंग 18, और ये 3 से कितनी बार कटेगा, 3 एकम 3, जीरो आया, 3 दूनी 6। अब 6 से कितनी बार कटेगा ये, देखिए 6 एकम 6 कटता है एक बार, और 6 तो 4 बचता है, 42 हुआ, 6 सत्ते 42। अब 17 की मतलब देखिए एलसीएम, एलसीएम एलसीएम किसका, हमें संख्या जो दे रखी है उसको लिख सकते हैं, 306 गुणा वो कोमा 1314 बराबर हमारे पास में बचता है 17 गुणा 1314। और 17 गुणा 1314 मतलब इनकी जब गुणा करेंगे हम, तो देखिए गुणा करते हैं 17 की, 17 चौका 68, 68 का होता है 8, हासिल पाए 6, और 17 कम 17 और 6 कितने होते हैं 23, 23 का 3 हासिल 2 लगते हैं, 17 से 51, 51 और 2 हासिल थे हमारे पास में कितना हुआ 53, और 17 कम 17 और 5 कितने होते हैं 22। यानी कि हमारे पास में जो एलसीएम आ गया वो इतना आया है। यानी कि क्या है, हमको इस प्रकार का सवाल देगा कि उसमें क्या होगा कि एचसीएफ दे रखा होगा और हमको एलसीएम फाइंड करना होगा, या एलसीएम दिया गया होगा तो एचसीएफ फाइंड करना होगा। तो इसमें आपको फॉर्मूला यही लगाना है, दो संख्याओं का गुणन जो होता है, गुणनफल, वो लैसे और मैसे की गुणा के बराबर होता है। यदि एलसीएम को फाइंड कराना हो तो मैसे से संख्याओं को भाग कर देते हैं, दो संख्याओं के गुणन को, और यदि लैसे ज्ञात कराना हो, मतलब मैसे ज्ञात कराना हो, तो दी गई संख्या में लैसे से भाग कर देते हैं। इस प्रकार के सवाल को, मतलब ऐसे सवालों को आपको इस प्रकार से करना है। सही है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले चैप्टर से जितने भी प्रकार के इंपॉर्टेंट सवाल हैं, सही है, क्योंकि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें संख्याओं को बदला जा सकता है, एक ही प्रकार के बहुत सवाल बनाए जा सकते हैं। तो जिस तथ्य पे इंपॉर्टेंट सवाल मालूम किए जाते रहे हैं या किए जा रहे हैं, मैंने उन तथ्यों को समझाया है। सबसे पहले मैंने समझाया था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से मैसे कैसे ज्ञात करना है। तो आपको क्या, छोटी संख्या और बड़ी संख्या देख के छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करनी है, और उसके बाद में उसको भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के रूप में लिखने से आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से मैसे ज्ञात करना होगा। इस प्रकार के आपको जितने भी सवाल मिले, इस तथ्य से आधारित आप कर लें। सही है। दूसरे प्रकार का सवाल मैंने आपको बताया था कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया पर आधारित भी काफी बार सवाल मालूम किए गए हैं, जिसमें शांत और अशांत आवृत्ति को हमें बताना होता है। यदि परिमेय हमारा संख्या का हर जो है 2 की पावर m और 5 की पावर n के स्वरूप का होगा, तो हमारे पास में क्या होगा, वो शांत आवृत्ति होगा, और यदि नहीं होगा तो हमारे पास में क्या होगा, वो अशांत आवृत्ति होगा। तो इस प्रकार के मैंने 2 सवाल किए हैं। आपको इस प्रकार के जितने भी सवाल मिले, आपको केवल हर को ही देखना है, हर के ही फैक्टर करने हैं, और 2 की पावर और 5 की पावर के स्वरूप में आपको देखना है। यदि मिलता है तो शांत है, और नहीं मिलता है तो अशांत है। फिर मैंने अगला सवाल करवाया है आपको, देखिए किस प्रकार का, ये परिमेय संख्या वाला। परिमेय संख्या के सवाल हर बार बोर्ड एग्जाम में मालूम किए जा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 और वर्गमूल 2, ये 3 सवाल ऐसे हैं जो काफी बार, हर बार बोर्ड एग्जाम में आए हैं, आते रहेंगे, क्योंकि इस प्रकार के सवाल काफी बार मालूम किए गए हैं। तो देखिए इसमें करना क्या है आपको, फिर से मैं एक बार दोहरा रहा हूँ। इसमें क्या है, पी अपॉन क्यू के बराबर मान लेना है, फिर दोनों ओर का वर्ग कर लेना है। वर्ग करने के बाद में हम बता देंगे कि किस संख्या से 5 है। अगर 5 होता यहाँ तो 5 से विभाज्य होती, 2 होता तो 2 से विभाज्य होती, और इसी प्रकार एक नई वेरिएबल को मानकर, धनात्मक पूर्णांक को मानकर, फिर ये भी मानते हैं कि इसको आगे कैसे करना है, और सहअभाज्य हमें केवल एक ही मिलता है। ये हमारा विरोधाभास था, और जिसके कारण हमने इसको अपरिमेय बता दिया था। फिर मैं अगले प्रकार का सवाल देखिए आपको करवाया है कि आपको पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त करना हो ऐसी संख्या को, तो उसको कैसे करते हैं, इस प्रकार के सवाल को भी मैं आपको बता चुका हूँ। और साथ ही साथ देखिए सबसे लास्ट प्रकार का सवाल मैंने आपको बताया है क्या, ये यदि हमें एलसीएम और एचसीएफ दे रखा हो, किसी एक को फाइंड करना हो, तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करके आप दोनों में से किसी भी को ज्ञात कर सकते हैं। चाहे तो दो संख्या दे रखी हो,
तो हम एचसीएफ को ज्ञात करवा सकता है या एलसीएम को ज्ञात करवा सकता है। तो आपको पहले चैप्टर से इस प्रकार के सवाल तैयार करने हैं। सही है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सही है। दूसरे चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट सवाल यदि आपको देखने हैं तो अगली वीडियो पॉज कर लेना।